नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर और मैं आपके साथ आकृति सिंह। इस समय हम आपके साथ जुड़ चुके हैं एक अपने विशेष कार्यक्रम को लेकर, जिसका नाम है स्वास्थ्य संवाद, जिसमें हम बात करते हैं तरह तरह की बीमारियों के बारे में, उसके इलाज के बारे में, उसका उपचार के बारे में, साथ ही उन सारी बीमारियों में क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं, ये सारी बातें हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज इसी स्वास्थ्य संवाद के विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे नेत्र के बारे में, जो कि हम सब जानते हैं हमारी शरीर की एक विशेष इंद्रिया में से एक है नेत्र, जिसपे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इससे जुड़ी क्या क्या समस्याएं हैं जो आज के समाज को देखनी पड़ रही हैं। साथ ही इस पे क्या इलाज किया जा सकता है, इसके क्या उपचार हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप सरकार, जो कि इस नेत्र चिकित्सा को लेकर इसमें विशेषज्ञ माने जाते हैं और है भी, और उनसे हम बातचीत करेंगे और उनके माध्यम से जानेंगे कि ये जो नेत्र की समस्याएं हैं आजकल देखने को मिल रही हैं, उसके क्या क्या उपचार हैं, क्यों ऐसा हो रहा है और बहुत सारी बातें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका फैक्ट फाइंडर में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि नेत्र के बारे में, आई के बारे में, और आप आई स्पेशलिस्ट हैं भी, तो आजकल जो आई को लेके है उसमें क्या सबसे ज्यादा विशेष समस्याएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, आंखों में अभी इस टाइम में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो बढ़ रहा है वो बच्चों में बढ़ रहा है। स्पेशली जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनमें बहुत माइनस पावर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले इतना ज्यादा नहीं होता था। जैसे आप लोग बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे देखेंगे 100 में से 4 या 5 बच्चों को चश्मा है। लेकिन अब आज के डेट में किसी भी स्कूल में जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल में जाए, प्राइवेट स्कूल में जाए, कहीं पे भी जाए, देखेंगे 20 से 25 बच्चों में चश्मा ऑलरेडी लग चुका है। और बेहतर जांच करेंगे तो हो सकता है 10-15 और निकल आए। माने 100 में से 40 बच्चों में आज में देखा जा रहा है कि चश्मा लग रहा है, जो एक मतलब बोल सकते हैं कि उभरता हुआ बहुत मेजर प्रॉब्लम है कमिंग डेज में। और ये नंबर 40 से लेके 50 या 60 तक भी जा सकता है आने वाले 10 से 15 साल में। अब वजह यह है, ये क्यों बढ़ क्यों रहा है? जैसे हम थोड़ा समझते हैं, जैसे बच्चों को चश्मे का क्यों लगता है, चश्मे बच्चे को क्यों होता है कि उनको मायोपिया होता है। बेसिकली मायोपिया मतलब दूर का उनको कम दिखता है। तो अभी आज के डेट में क्या हो रहा है, बच्चे लोग मेनली मोबाइल, कंप्यूटर्स ये सब ज्यादा देखते हैं। तो जैसे आउटडोर प्ले जो होता है ना, वो बहुत कम हो गया है। जब हम बाहर खेलते नहीं है, बाहर जाते नहीं है, जो दूर देखने का जो नेसेसिटी है वो बेसिकली कम हो जाता है। हमको दूर देखने का जरूरत नहीं है, तो हम लोग नीड भी कम होता जा रहा है। तो बेसिकली हम लोग मेनली लैपटॉप्स, कंप्यूटर, टीवी स्क्रीन ये सब देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। तो उस चीज पे नेसेसिटी ज्यादा बढ़ गया है। तो मोबाइल दूर कम दिखता है, तो स्लोली ऐसा शिफ्ट आ रहा है कि हमको दूर का कम दिखना स्टार्ट हो गया है। इसके लिए मेनली अभी हमको जो करना है, बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा या गार्डियंस को बोलना पड़ेगा कि आप लोग थोड़ा बच्चों को एटलीस्ट वंस और ट्वाइस एटलीस्ट थोड़ा प्लेग्राउंड में बाहर लेके जाइए, घुमाइए फिराइए। जैसे जिन लोगों में अभी आई प्रॉब्लम या चश्मा लगने का चांसेस है, वो शायद थोड़ा कम हो जाए, या तो पावर इतना ज्यादा नहीं बढ़े। जो जिन लोगों का पावर है वो अगर और ज्यादा मोबाइल, स्क्रीन, कंप्यूटर्स देखते रहे तो उनका पावर और बढ़ता जाएगा। अब नेसेसिटी ये है कि मोबाइल के अलावा, आईपैड, लैपटॉप के अलावा तो आजकल पढ़ाई लिखाई हो भी नहीं सकती है। तो जो करना है उसको आपको मतलब एक टाइम फिक्स करके देना है कि मान लीजिए 30 मिनट्स के ज्यादा एट स्ट्रेस, हम लोग जो बोलते हैं 20-20-20, मतलब 20 मिनट से ज्यादा कंप्यूटर स्क्रीन देखना ही नहीं है। उससे रेडिएशन होता है, ड्राई आइज होते हैं, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो सकता है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं जिस ड्यू टू दैट कंप्यूटर स्क्रीन। तो ये बात यंग एडल्ट्स के लिए भी है, जो जॉब में है, जो जिनका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, उनके लिए है कि आप वी फॉलो 20-20-20 दिस एक्सरसाइज। माने 20 मिनट तक ही आपको स्क्रीन के सामने बैठना है। उसके बाद किसी भी दूर 20, हम लोग बोलते हैं कि 20 फीट दूर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ देखते रहिए, ताकि आपके एकोमोडेशन रिफ्लेक्स ब्रेक हो जाए और थोड़ा सा रिलैक्स भी मिले आंखों को। तो जैसा अभी आपने बताया कि मतलब
बच्चों को दूर रहने के लिए स्क्रीनिंग जो टाइम है वो कम करने के लिए। अब दूर तो एकदम तो दूर नहीं कर सकते आज के डे इन एज में, जितना पॉसिबल हो उतना कम कर सके। बट हम पिछले जाए जब स्क्रीनिंग टाइम कम थी तो भी आंखों का मतलब ऐसे ही होता था, खराब होती थी, एक सर्टेन टाइम पे खराब हो जाता था वो रोशनी हमारी। तो उसके पीछे के लक्षण क्या होते हैं, मतलब स्टार्टिंग सिम्टम्स? देखिए, वो जो बड़ों में होता है या बुजुर्गों में होता है वो है मोतियाबिंद होता है। वो कोई बीमारी नहीं है, वो एक एज रिलेटेड प्रोसेस है। सर हम जहाँ तक जानते हैं, मुझे जहाँ तक पता है कि मोतियाबिंद डायरेक्ट तो हमें होगा नहीं, एक एक स्टेप होता है कि हाँ, तो एक एक स्टेज से होता है। मोतियाबिंद जैसे यूजुअली नॉर्मली स्टार्ट होता है आपके एज 45 से 50 के ऊपर। जिनका भी एज 45 के ऊपर है उनको भी मोतियाबिंद डेवलप हो सकता है। मेनली देखा जाता है 55 के बाद ही। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको इमीडिएटली धुंधला देखना नहीं स्टार्ट होगा। जैसे पहला सिम्टम होगा कि आप जो ब्राइट लाइट है ना वो ज्यादा ब्राइट दिखेगा। जो दूसरा जो लोग गाड़ी चलाते हैं, नाइट ड्राइविंग करते हैं, तो वो बहुत तकलीफदायक होगा अगर मोतिया स्टार्ट हो है शुरुआती समय में। फिर एक इंद्रधनुष के जैसा भी दिख सकता है आंखों के सामने। और जितना स्टेज बढ़ता जाएगा, जैसे मोतिया 4 या 5 स्टेजेस का है, हम लोग बोलते हैं इसको। जैसे मान लिए स्टेज 2 में चला गया तो ही विजन ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, कम देखना शुरू हो जाएगा। तो उसी टाइम पे आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगर आप आंखों का चेकअप करवाइए। चेकअप करने के बाद अगर मोतिया आता है तो इमीडिएटली ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। और सर जैसे कि अभी आपने बताया कि जो कॉजेज होते हैं, क्यों होता है ये चीजें स्क्रीनिंग टाइम, तो इसके बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? देखिए, अब डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट है। बच्चों के लिए मेनली आपको आउटडोर गेम्स के लिए हम लोग बोलते हैं कि ज्यादा ग्रीनरी दिखाओ बच्चों को। आउटडोर गेम्स के लिए आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि आप आउटडोर गेम्स में ज्यादा एटलीस्ट 1 to 2 आवर डेली अगर पॉसिबल हो तो आप खेलिए, बाहर खेलिए, दूर का चीज देखिए। तो ब्रेन को थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा कि मेरे को दूर का चीज देखना है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो उसको दूर का बॉल आ रहा है तो ही विल ट्राई टू लुक द बॉल। अगर उसको वो क्रिकेट बॉल देखने का जरूरत ही नहीं है तो हिज ब्रेन, हिज आईज विल नॉट वर्क, तो वो ट्राई नहीं करेंगे। तो स्लोली जो ब्रेन के जो आंखों के जो मसल्स है, जो उस दूर वाली चीज को फोकस करते हैं, वो स्लोली उसका काम करना बंद हो जाएगा। तो लिटरली क्या रह जाएगा कि आपके पास नजदीक का विजन ही रह जाएगा। दूर के लिए आपको सहायता की जरूरत पड़ेगी। वो सहायता क्या होता है? चश्मा होता है। जनरली ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेलने से चश्मा नहीं लगेगा, नहीं, चश्मा एक जेनेटिकल प्रॉब्लम है। जेनेटिकल प्रॉब्लम होता है ये मायोपिया। जैसे मान लीजिए किसी भी बच्चे के गार्जियन में मम्मी या पापा किसी को भी मायोपिया का प्रॉब्लम है तो उनके बच्चों को हो सकता है, ये चीज हो सकती है कि माइनस पावर आ जाए। लेकिन गार्जियन के नहीं होने से भी उनको आ सकता है। अभी फैक्टर आता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है। अगर बच्चा ज्यादा खेल कूद रहा है तो हो सकता है कि चांसेस कम हो, या तो अगर उसके डेवलप होने के चांसेस है तो पावर इतना नहीं बढ़े, जैसे -1 -2 इतना तक तो मतलब कोई मेजर प्रॉब्लम है नहीं। जैसे मान लीजिए -5 6 7 8 वो नंबर, चश्मे का नंबर, माइनस नंबर बढ़ता जा रहा है। तो अगर बढ़ता जाएगा कंटिन्यूअसली तो चश्मा मोटा होता जाएगा। तो जब चश्मा मोटा होता जाएगा, जैसे आप मान लीजिए सब दिख भी रहा है, वो नॉर्मल नहीं दिखेगा। जैसे हर चीजों में, जैसे मान लीजिए -10 का एक चश्मा पहन रहा है एक बच्चा, -10 का पहन रहा है, उसको मान लीजिए वो दूर का चीज उतना ही दिखेगा जितना एक नॉर्मल बच्चे को दिख रहा है। लेकिन उसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल डिफरेंट होगा, क्योंकि वो जो चश्मे का जो मतलब थिकनेस है, ग्लास का जो थिकनेस है, उसकी वजह से वो सारी चीजें छोटी दिखेंगी। क्लियर दिखेगा लेकिन साइज से छोटा दिखेगा, उसको मिनिमाइजेशन इफेक्ट बोलते हैं। तो उसको सारा दुनिया ही छोटा छोटा दिखेगा। डेप्थ परसेप्शन कम होता जाएगा। एक गाड़ी दूर से, मान लीजिए वो बाइक चला रहा है, वो दूसरे साइड में एक गाड़ी आ रहा है, एक बाइक आ रहा है, कितना दूर से, कितना स्पीड से आ रहा है, वो थोड़ा गेज करने में तकलीफ होता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं, एडवाइस करते हैं कि बच्चों को आप थोड़ा बाहर खिलाइए, बाहर घुमाइए, जितना हो सके आईपैड, लैपटॉप्स, ये सब वगैरह चीजों में कम इंडल्ज कीजिए, कम दीजिए। अब जो जॉब प्रोफेशनल्स वाले हैं,
जो प्रोफेशनल्स में है, 20s में, कॉलेज में है या जॉब में आ गए, बैंकर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मीडिया पर्सन, जिन लोगों को अभी एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स इसके सामने बैठना ही है, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना ही है, उनके लिए है कि स्ट्रिक्ट, अब मैंने जो पहली बात बोली कि आपको 20-20-20 ये वाला फॉर्मूला आपको जिंदगी भर जितना दिन तक आपका काम है, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर आईज, यू हैव टू मेंटेन दैट डिक्टम कि मैं हर 20 मिनट के बाद ब्रेक लूंगा। ज्यादा टाइम नहीं मिले तो एटलीस्ट 20 सेकेंड का लूंगा, वो भी नहीं मिल रहा है तो मैं 20 फीट दूर, 20 फीट माने रूम एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर, इतना दूर तक मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ देखता रहूंगा। तो उससे क्या होगा, जो रेडिएशन साइकिल जो हो रहा है कंप्यूटर से वो थोड़ा ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो बेटर प्रोटेक्शन होने के चांसेस है। और सर जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज होता है जो आंखों के इफेक्ट को मतलब अगर खराब होता है तो उसको थोड़ा रोकता है कि थोड़ा प्रभाव डालता है, तो ये कहाँ तक सच है? ये भी मिथ है कि एक्सरसाइज करने से आप आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, ये मिथ है। ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं है जिससे आपको आंखों का रोशनी बढ़ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ये टोटल मिथ है। जो एक्सरसाइज मैं बोल रहा हूँ वो वही है कि आपको दूर की तरफ देखना है। आप स्लोली जितना हो सके कि डिस्टेंस देखने की कोशिश कीजिए, जरूरत पड़े तो ही आपको एक चीज है, हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं, डंबल उठाते हैं तो मसल बिल्डअप होता है, तो आप पहले दिन 5 kg उठा सकते हैं, दूसरे दिन 10 kg उठा सकते हैं, तो स्लोली आपका पोटेंशियल लेवल बढ़ता है। सिमिलरली आंखों का ऐसा कोई बेसिक एक्सरसाइज नहीं है कि मैं दाईं ओर देखूंगा बाईं ओर देखूंगा, नहीं, इससे कुछ नहीं होता है। मेन आपको जो करना है, आपको डिस्टेंस, जैसे बच्चा जब बड़ा हो रहा है ग्रोइंग एज में, जैसे मान लीजिए 15 to 18 तक हमारा ग्रो होता रहता है, पावर बढ़ता रहता है उस टाइम से। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का 6 ईयर से पहले बच्चे का चश्मा यूजुअली नहीं लगता है, टिल 4 years बच्चे का विजन डेवलप ही नहीं होता है, तो फ्रॉम 5 to 6 वी स्टार्ट टू गिव द ग्लासेस, तो टिल 18, 20, इन सम केसेस 21, 22 तक चश्मे का नंबर बढ़ सकता है, इट स्टार्ट टू इंक्रीज। तो टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम डू व्हाटएवर, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटसाइड वर्क, जितना पॉसिबल हो सके आप आउटसाइड वर्क कीजिए, आउटसाइड खेलिए, कूदिए, दूर देखिए, वो सब कीजिए, उसी से आपका विजन मेंटेन रहेगा। और दूसरा चीज है जो बहुत लोग मतलब सोशल स्टिग्मा मान लीजिए, स्टाइल मान लीजिए, कुछ भी बोले, चश्मा पहनना नहीं चाहते। बच्चों को चश्मा पहनना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको ये भी एक मैंडेटरी चीज है कि जिन लोगों का या जिन बच्चों का, मैं गार्जियन से बोलना चाहूंगा, जिन बच्चों का, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का -1 पावर लग गया है और उसका उम्र 9 साल का है, तो आपको वो मैंडेटरी है कि वो चश्मा पहने कैसे भी करके। जैसे अगर गर्ल्स हुई तो उसको पिंक फ्रेम या कुछ भी ऐसे कुछ बोल के आपको मैनिपुलेट करके वो बोलना पड़ेगा या करना पड़ेगा कि बच्चा चश्मा पहने। अगर नहीं पहनता है तो स्लोली क्या होगा, एक तो उसका नंबर बढ़ता जाएगा, -1 से आप 6 महीने के बाद ही देखिए 1.5 हो गया है, फिर -2 हो गया, नंबर बढ़ता जाएगा एक नंबर। दूसरा जो प्रॉब्लम हो सकता है, ये एक चीज है कि आपको उस उम्र में कम दिख रहा है, एक तो कम दिख रहा है, तो ब्रेन स्लोली क्या एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे इस आंख से मान लीजिए कि मेरे को 3 फीट या 4 फीट दूर तक ही दिखता है, उससे ज्यादा नहीं दिखता है, मेरा आंखों का पोटेंशियलिटी 3 फीट देखना ही है। अब अगर चश्मा पहने वो 6 फीट तक देख सकता है, अब क्योंकि वो चश्मा नहीं पहन रहा है इसकी वजह से ब्रेन को लग रहा है वो 3 फीट ही देख सकता है, तो बाकी जो 3 फीट का एरिया है जिसको वो देख सकता था चश्मे की वजह से, चश्मा नहीं पहनने की वजह से वो स्लोली वो वाला विजन उसकी लाइफ से चला जाएगा। मान लीजिए वो 2 साल चश्मा नहीं पहना, 2 साल के बाद उसका वो मन किया, नहीं मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अभी चश्मा पहनो, देखा जाता है कि वो चश्मा वो अभी कम दिखता है, उसका चश्मे से भी वो करेक्शन नहीं होता है, उसको हमारे टर्म में बोलते हैं एम्ब्लायोपिया। उसका एक और रीजन, उसको कॉमन लैंग्वेज में लेजी आई भी बोलते हैं, लेजी आई, कि हम लोग आप यूज नहीं करोगे किसी भी बॉडी पार्ट को, जैसे आप एक हाथ को अब यूज नहीं करोगे, 1 साल तक बांध के रख दोगे, तो वो 1 साल के बाद आप जब खोलोगे वो एक ग्लास का बोतल भी नहीं उठा पाएगा, तो वो नॉन डोमिनेंट हो जाता है। वो सेम चीज आंखों में भी काम करता है। अगर चश्मा का नंबर है तो आपको चश्मा यूज करना पड़ेगा, अगर वो मैंडेटरी है, वो चश्मा यूज करेंगे तो स्लोली हो सकता है कि पावर थोड़ा सा कम हो जाए, या तो एटलीस्ट जो लाइफ लॉन्ग विजन है वो मेंटेन होता जाएगा।
जैसा अभी आपने बताया कि हम कंटिन्यू अगर चश्मा पहनते हैं तो हमारा विजन जो है वो क्लियर भी हो सकता है और जो पावर है वो कम भी हो सकता है। बट हमें ये भी देखने को मिलता है कि जब चश्मा पहनते हैं, कंटिन्यू जो चश्मा पहनते हैं, उनका भी पावर इंक्रीज हो जाता है। हाँ। तो उसके पीछे के रीजन क्या है? उसके पीछे के रीजन मेनली जब आप सब कुछ कर लीजिए, क्या बच्चा बाहर, सर मेरा बच्चा बाहर खेलता भी है, चश्मा 1 मिनट के लिए नहीं खोलता है, फिर भी चश्मा नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक ये एक डिजीज है। इसमें क्या होता है, हमारा जो आंख का जो पुतली है, मान लीजिए नॉर्मल साइज का है, ठीक है, तो जो मायोपिया जो बीमारी है उसमें ये पुतली ऐसे नॉर्मल जो पुतली होता है उससे थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। जैसे सामने का और पीछे का डायमीटर लेंथ होता है, मान लीजिए 24 मिलीमीटर नॉर्मली जो होता है, ठीक है, पूरा जो आंखों का एरिया है। इन बच्चों में देखा जाता है वो थोड़ा ज्यादा है। जब ग्रोइंग एज होता जाता है तो ये नंबर थोड़ा बढ़ता जाता है। ये जो साइज है ना आंखों का वो बढ़ता जाता है। अब जब रोशनी आता है, मान लीजिए ये हमारा सरफेस रेटिना है, ठीक है, तो जिस इसका आंख बड़ा है तो रेटिना में लाइट फोकस नहीं हो रहा है, तो उसको नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा, वो रोशनी यहाँ पे फोकस हो रहा है, तो हम उसको एक माइनस नंबर देना पड़ेगा। मान लीजिए उसको हमने -2 दिया, तब जाके इसमें फोकस होना स्टार्ट किया। 1 साल तक चला, 1 साल में उसका आंख का साइज और थोड़ा बढ़ गया, तो और थोड़ा सामने आ गया रोशनी, फोकल पॉइंट जो होता है, फिर उसको नंबर बढ़ाना पड़ेगा। जो हम लोग जो इन केसेस में, जैसे मायोपिया में अब 3 कैटेगरी है। एक है सिंपल मायोपिया, जो ये चश्मा अब मान लीजिए मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ये चश्मे का नंबर ज्यादा बढ़ता नहीं है, ठीक है, वो -2 to 3 तक ही मैनेज हो जाता है। फिर आता है हाई मायोपिया, वो बढ़ता ही रहता है, 6-7 तक चलता रहता है। और तीसरा है पैथोलॉजिकल मायोपिया, जो है मतलब आपका एक सच में जेनेटिकल डिसऑर्डर है, आप कुछ भी कर लो, 15, 16, इवन 20 नंबर तक माइनस जा सकता है। हाईएस्ट -32 तक देखा गया है वर्ल्ड में, -32 जितना हाईएस्ट है, तो इसका आंखों का लेंथ बढ़ता जाता है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो कोई कुछ नहीं कर सकता है उसमें, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि आंखों का नंबर नहीं बढ़े। हाँ, जो हम कर सकते हैं कि मान लीजिए बच्चा एडल्ट हो जाता है, जब 20, 21, 22 का हो जाता है, अभी देयर आर लॉट ऑफ रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स, जो बहुत लेजर्स हैं, अभी आप उस लेजर्स की मदद से वो जो माइनस पावर है उसको टोटली अबोलिश करके नॉर्मल किया जा सकता है। लेकिन वो हम कर सकते हैं 20-21 उम्र के बाद ही। जो भी जितना भी पावर है, मान लीजिए किसी का 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 10-12 तक हम लेजर से कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर जाता है तो सर्जरी करके आंखों के अंदर लेंस डालना पड़ेगा, लेंस डाल के वो फिर नॉर्मल कर सकते हैं। एक हमारी धारणा है या फिर एक मिथ जैसा मानते हैं हम कि जो 40 साल का एक सर्टेन एज होता है, उसके बाद हमें या आपका विजन क्लियर हो तो भी हमें आई टेस्ट कराना चाहिए। तो क्या ये बात कहाँ तक सच है कि एज 40 तक ही या उससे पहले भी कराना चाहिए? ऐसे तो आप बोलिए तो जनरल आई चेकिंग आपको हर साल एक बार करना ही चाहिए, लेकिन 40 में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 40 से बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहला जो आता है वो भी बीमारी नहीं है, दैट इज अ नॉर्मल फेनोमेनन, उसको बोलते हैं हम लोग प्रेसबायोपिया। 40 में क्या होता है, आपको का जो नजदीक देखने का जो विजन होता है, जो मसल्स, आंखों के मसल्स आपको ऐसे हम जो जैसे नॉर्मली देख रहे हैं ना, जो फोकस कर रहा है वो वीक हो जाती है। 40 के बाद वीक होना स्टार्ट होती है, तो 40, 40, 41 में जाके लोगों को कम दिखना स्टार्ट होता है फॉर रीडिंग पर्पस। वो पढ़ नहीं पाते, किताबें पढ़ने के लिए तकलीफ होता है। दूर का तो साफ दिखता है, आके बोलते हैं डॉक्टर साहब दूर का तो बहुत क्लियर दिखता है, दूर में हमको कोई तकलीफ नहीं है, थोड़ा पढ़ने के लिए तकलीफ होता है। तो वो 40 से स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। उसके लिए भी हमको चश्मा पहनना पड़ेगा। अब ये भी कोई बीमारी नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल फेनोमेनन, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस अर्थ हैज टू गो थ्रू इट। 40 के बाद सबको ही नजदीक के लिए चश्मा लगाना ही पड़ेगा। अब कोई बोलेगा मैं तो 45 का हूं, मेरे को नहीं लगता है। कुछ केसेस में मान लीजिए 40, 45, 46 तक कैसे कैसे करके एडजस्ट करके आंखों को स्क्वीज करके एकोमोडेट करके इंसान पढ़ लेता है, लेकिन उससे स्ट्रेस पड़ता है, हेडेक होता है, स्ट्रेन होता है, मसल्स ओवर एक्ट हो जाती है। मसल्स जब आप ऐसे स्क्वीज करके बहुत मुश्किल से देखते हैं तो मसल्स स्क्वीज होते हैं और तकलीफ होता है। तो
जैसे 40 में ये एक कॉमन कंडीशन है, सबको ही चश्मा लगेगा, तो आप नजदीकी हॉस्पिटल में जाइए, जाके आपके आंखों का चेकअप करवाइए। 40 में ये आपको नियर एडिशन ग्लासेस सबको चाहिए, वो लगेगा। ये है नॉर्मल चीज। अब जो एबनॉर्मल चीजें हैं वो है, एक है 40 के बाद आपको आंखों का प्रेशर भी चेक करवाना है। एक बीमारी है जिसमें आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, उसमें आंखों को जिस नस की वजह से हम लोगों को देखने को मिलता है, वो नस वो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से खराब हो जाता है। उस बीमारी को हम लोग ग्लोकोमा बोलते हैं। वो बहुत ये प्रेशर क्यों बढ़ता है? प्रेशर बढ़ने के बहुत सारे रीजन हैं। कुछ हम लोग आंखों का जो पानी होता है, आंखों के अंदर जो पानी होता है, वो पानी पूरा दिन ऐसे क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है, और सामने का पानी पीछे जाता है, पीछे वाला सामने आता है। अगर मान लीजिए किसी भी कारण वजह से, 2-3 कारण है जिसकी वजह से ये पानी का जो सर्कुलेटिंग पाथवे है वो डिस्टर्ब हो चुका है, कुछ बीमारी की वजह से हो सकता है, कुछ बाय बर्थ उनका पाथवे ऐसा है कि एक सर्टेन एज के बाद मसल जैसे रिजिड हो जाती है, वो पाथवे रिजिड हो जाता है, तो स्लोली पानी कम होता जाए, तो पानी जमा होता जाएगा। जैसे मान लीजिए इस रूम पे पानी है, 2 रूम पे जाने के लिए पाथवे जो ब्लॉक है, तो इस रूम में पानी बढ़ता जाएगा, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। सिमिलरली आंखों का सामने वाला जो पोर्शन है उसमें प्रेशर बढ़ता जाता है, इसकी वजह से, क्योंकि वो पाथवे ब्लॉक हो चुका है। अगर ये प्रेशर बढ़ता जाए तो आपको ग्लोकोमा हो सकता है। ग्लोकोमा होने से आंखों का नस खराब हो जाएगा, फिर आपको देखने में अगेन तकलीफ होगा। ये हमारा मान लीजिए हम लोग जैसे हाइपरटेंशन जैसा एक बीमारी है, जैसे बॉडी का प्रेशर बढ़ता रहता है, सिमिलरली आंखों का प्रेशर का भी बीमारी है। तो वो अगर सही टाइम पे चेकअप हो जाए तो एक लेजर के माध्यम से हम दूसरा रास्ता खोल सकते हैं, तो आपको वो प्रेशर का तकलीफ नहीं होगा, आपका नस खराब नहीं होगा, आंखें ठीक रहेंगी। मान लीजिए कोई और दूसरा कारण की वजह से ये प्रेशर बढ़ रहा है, तो दवाइयां हैं, ड्रॉप्स है, जैसे हम ब्लड प्रेशर के लिए लाइफ लॉन्ग टैबलेट्स लेते हैं ताकि प्रेशर कंट्रोल में रहे, उसी तरीके से आंखों का प्रेशर कंट्रोल रहने के लिए लाइफ लॉन्ग आंखों में ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं। एक बीमारी है, ग्लोकोमा बोलते हैं उसको, और अगर ड्रॉप्स डालेंगे तो लाइफ लॉन्ग आपका विजन मेंटेन रहेगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो और जैसे अभी आपने बताया ग्लोकोमा का मेंशन किया, तो ये हमारी आंखों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? ग्लोकोमा को हम लोग बोलते हैं साइलेंट किलर ऑफ द विजन, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ग्लोकोमा 2 टाइप के हैं। एक है आपका, मान लीजिए मैंने जैसे बोला ना, जैसे पाथवे का, पाथवे में दो टाइप के पाथवे होते हैं। एक है पाथवे जिस एरिया से जाता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ द आई। तो एंगल अब ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, ये 2 टाइप के हैं। अगर मान लीजिए एंगल क्लोजर ग्लोकोमा है पेशेंट को, तो पेशेंट को पेन होगा, पेशेंट को दर्द होगा, पहला सिम्टम होगा कि दर्द हो रहा है आंखों में, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, तो देखा जाएगा कि और भी फर्स्ट स्टेज में हो जाता है। अब जो ओपन एंगल ग्लोकोमा है उसमें पेन नहीं होता है, पेशेंट को कोई सिम्टम ही नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। जब तक 70 to 80% आई डैमेज नहीं हो जाता है नर्व, तब तक पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं, पेशेंट को दिखेगा भी। 70-80% नर्व खराब हो गया तब भी पेशेंट को अच्छा दिखता रहेगा। सडनली एक दिन पता चलेगा कि आंखों का नर्व खराब हो चुका है, क्योंकि उनको ओपन एंगल ग्लोकोमा था, और स्लोली फिर मतलब जब सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं तब तक मान लीजिए 80% विजन, 80% नर्व डैमेज हो चुका है। तो इसकी वजह से हमको, और वो ये जो विजन जाता है ना, दैट इज इरिवर्सिबल। मतलब ये कुछ भी कर लीजिए, सर्जरी कर लीजिए या दवाइयां डालिए, उसके बाद भी ये विजन रिकवरी नहीं होगा, वो इरिवर्सिबल डैमेज होता है। तो ये सिर्फ एक बेसिक चेकअप की वजह से हम पिक कर सकते हैं। और इसका इम्पोर्टेंस इतना ये है कि अभी इंडियन पॉपुलेशन में मान लीजिए, ये बहुत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो एम्स दिल्ली है, उसका एक बहुत बड़ा रिसर्च आर्टिकल है कि हमारे देश में उन्होंने बहुत बड़ा कुछ 20,000-30,000 लोगों पे ये रिसर्च किया था, और ये इंटरफेरेंस निकाला था कि ऑलमोस्ट 12% पॉपुलेशन, अगर मान लीजिए इंडियन पॉपुलेशन 100 पकड़ ले, तो 100 में 12 लोगों में ग्लोकोमा बीमारी है। हम लोग पिक कर पा रहे हैं 1 से 2%, माने 10% लोग मतलब अभी पिक्ट ही नहीं हुए, डायग्नोज ही नहीं हुए। तो स्लोली ये 10% लोग मतलब
ब्लाइंडनेस की तरफ जा रहे हैं। और अभी अगर आप हमारा जो गाइडलाइन है उसमें देखेंगे, जो सेकंड कॉमन कॉज, पहला होता है कैटरैक्ट, जो मोतिया होता है ना, मोतिया से पहला एक सबसे कॉमन कॉज पर जो आंखों का रोशनी चला जाता है, उसका पहला कॉज है मोतिया। बट मोतिया हम ऑपरेशन करके मोतिया ठीक कर सकते हैं, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है इंसान। लेकिन जो दूसरा सबसे कॉमन कॉज है वो है आपका ग्लोकोमा। बट सर, ग्लोकोमा का अगर हमें इफेक्ट नहीं पता चल रहा है कि मतलब हमें हुआ है या नहीं हुआ है, और इसका टेस्ट आप जैसे बोले कि इसके जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रेगुलर आई टेस्ट कराना, तो हमें कितने टाइम के डिस्टेंस में ये आफ्टर द एज ऑफ 40 आपको हर साल चेकअप कराना है, कंप्लीट आई चेकअप। अगर साथ में आपको दूसरी बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज के प्रॉब्लम है, तो वो आप एवरी 6 मंथली भी चेकअप करा सकते हैं। बट एटलीस्ट अगर आंखों में आपका डॉक्टर बोले कि आपके आंखों में योर आईज आर एब्सोल्युटली फाइन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन एटलीस्ट वंस इन ए ईयर यू शुड गो फॉर एन आई चेकअप, कंप्लीट आई चेकअप जिसको हम बोलते हैं। मान लीजिए वन जेंटलमैन इज ऑफ 48 ईयर्स ऑफ एज, उनका 48 साल का उम्र है और डायबिटीज उनको 40 साल में हो गया था, तो 8 साल का डायबिटिक हिस्ट्री है और 5 साल का हाइपरटेंशन का हिस्ट्री है। अभी उनको हम क्रॉस चेक करेंगे, हमको उनका रेटिना चेकअप करेंगे, तो देखा जाता है कि 8 से 10 साल जिन लोगों का डायबिटीज हो चुका है उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी का एक बीमारी होता है। जैसे आंखों का जो नस होता है खून, जिससे रेटिना में खून जाता है, उस नसों में ब्लॉकेज हो जाता है। सिमिलरली जैसे ब्रेन स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक होता है, सिमिलरली आंखों में भी, रेटिना में भी स्ट्रोक हो सकता है। वो भी एक मतलब भयंकर बीमारी है, वो इमीडिएटली पेशेंट ब्लाइंड हो जाता है। दैट ऑल्सो कैन बी पिक्ड अप एंड प्रिवेंटेड बाय अ सिंपल आई टेस्टिंग। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप, अगर आपकी उम्र 40 साल के ऊपर है, तो एटलीस्ट वंस इन ए ईयर यू शुड गो फॉर अ कंप्लीट आई चेकअप। उसके साथ अगर आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, तो दैट शुड बी गो डाउन विद इन 6 मंथ्स। अगर 6 मंथली ही आपको चेक करवाना है, अगर आप डॉक्टर बोले कि नहीं है, आपका आंख नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू कैन गो फॉर 1 ईयरली चेकअप। बट एटलीस्ट एवरी ईयर चेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम इससे पहले मोतियाबिंद की भी बात कर रहे थे, तो मोतियाबिंद का क्या होता है कि ऑपरेशन करने के बाद आंखें ठीक हो जाती हैं, तो क्या बाई चांस फिर से मोतियाबिंद ऑपरेशन होने के बाद होने के चांसेस रहते हैं? यूजुअली मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद दूसरी टाइम मोतियाबिंद नहीं होता है, लेकिन जो हो सकता है वो है कि जो मोतियाबिंद में क्या होता है, जैसे आपका जो नॉर्मल जो लेंस है, गॉड गिफ्टेड जो लेंस है, वो थोड़ा धुंधला हो जाता है, उसमें लेयर पड़ जाता है, वो एज की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन होता है एज, 60 to 70% कॉज है एज। दूसरा मान लीजिए पेशेंट को कुछ बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, और कोई भी सिस्टमिक डिजीज है, थायराइड है, या कोई चोट लगा है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, कोई जैसे स्टेरॉइड टेबलेट्स लेने की वजह से भी मोतिया हो सकता है। अभी आजकल बहुत सारे फेशियल क्रीम्स होते हैं जिसमें स्टेरॉइड क्रीम्स होते हैं, तो अगर इफ यू यूज स्टेरॉइड क्रीम ऑल्सो, वो भी एब्जॉर्ब होके आंखों में जाके मोतिया कर सकता है, दैट इज ए पॉसिबिलिटी। तो ये सब दवाइयों की वजह से मोतिया हो सकता है। तो मोतिया हम लोग रिमूव कर दिए, लेंस डाल दिए, तो दूसरी बार तो मोतिया नहीं होगा, लेकिन जो लेंस हमने डाला है उसके पीछे देखा जाता है कभी कभी उसके पीछे थोड़ा, मतलब हम जिसको बोलते हैं डर्ट जैसा मटेरियल जमा हो जाता है आफ्टर द 4 to 5 years। उसको डायरेक्ट मोतिया भी नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं आफ्टर कैटरैक्ट। इन मेडिकल लैंग्वेज वी टेल इट पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपासिटी। उसके लिए ज्यादा कुछ मतलब इतना सर्जरी नहीं करवाना होता है। अगर वो आपको विजन को डिस्टर्ब कर रहा है, देन आपको लेजर से वो डर्ट हटाना है। और जो लेंस आप लोग डालते हैं आंखों में, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, लेंस का कोई ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बहुत टाइप के लेंसेस होते हैं, बहुत क्वालिटी के लेंसेस होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी चीप टू वेरी कॉस्टली लेंसेज। उसका एक एक स्पेसिफिकेशन है। बेसिकली लेंसेज के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। पहले जो जमाने में जो लेंसेज यूज होते थे उसके कुछ होते हैं, लेकिन आज के डेट में हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं वो कम्प्लीटली इनर्ट होता है। उसमें मतलब वो बॉडी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती है, वो कोई एलर्जी, कोई सिम्टम, नथिंग, कुछ नहीं होता है। अभी ऐसा है कि 1 साल के बच्चे में भी मोतियाबिंद जो
बाय बर्थ मोतिया लेके पैदा होते हैं, अनफॉर्चुनेट किड्स, उनमें भी हम लेंस डलते हैं। तो मान लीजिए 1 साल का बच्चा, वो उसके आगे जिंदगी पड़ी 80 ईयर्स, तो वो लेंस डले रहेगा। अभी हम 20, 22, 25, 40, मान लीजिए 40 की उम्र में भी नॉर्मल कैटरेक्ट हो रहा है, हम करते हैं, तो उनके बाद तो वो अनदर 40 ईयर्स ही लिव, अनदर 40 ईयर्स। तो लेंस एकदम इनर्ट सब्सटेंस है। ये भी एक मिथ है कि लेंस के बाद, ऑपरेशन के बाद लेंस नहीं लगता है। पहले जो ऑपरेशन होता था, आज से मान लीजिए 20, 30, 40 साल बाद पहले, उसमें लेंस नहीं डलता था, क्योंकि लेंस उस टाइम पे था ही नहीं, और सर्जरी भी इतना डेवलप नहीं था कि लेंसेज वगैरह है। आज के डेट तो लेंस की जगह पे क्या यूज करते थे पहले? उस टाइम पे लेंस नहीं डलते थे, जस्ट ऐसे ही मोतिया को हटा देते थे, लेयर को, जो नॉर्मल जो लेंस है, नॉर्मल लेंस उसको निकाल देते थे और मोटा सा चश्मा दे देते थे। तो अभी अगर आप गांव में देखेंगे दादा दीदी, वो मोटा मोटा चश्मा लेके घूमते हैं, उनके आंखों में लेंस नहीं डला है। लेकिन आज के डेट में बिना लेंस के हम ऑपरेशन करते ही नहीं। कुछ ना कुछ टाइप का, किसी ना किसी बहुत टाइप के लेंसेज होते हैं। मान लीजिए बहुत कोई मोतिया बहुत खराब टाइप का मोतिया है, कोई इंजरी की वजह से हुआ है, या कैटरेक्ट इतना ज्यादा हो गया है कि नॉर्मल सर्जरी करना आसानी नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है। हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस में भी हम लोग लेंस डाल सकते हैं, इस टाइप का लेंसेज है। तो कुछ ना कुछ लेंसेज तो हम डाल ही देंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लेंस डालने के बाद आराम से पेशेंट या एक इंसान अपने नॉर्मल काम, नॉर्मल जो डेली एक्टिविटीज है वो कर सकते हैं। तो कैटरेक्ट का कोई एज नहीं होता है। इवन इफ समवन इज 80 ईयर्स ऑफ लेडी, एक पेशेंट, एक इंसान सोच रहा है मम्मी पापा को ऑपरेशन करवाने के लिए, उनका उम्र ज्यादा हो गया 82, 83, कैटरेक्ट का कोई एज नहीं होता है। हम लोग 105 साल की उम्र तक का भी ऑपरेशन करते हैं। अगर पेशेंट मतलब वो जो मेंटल एक ब्लॉकेड है ना कि मुझे सर्जरी करवाना है, ओटी में जाना है, ओटी में लेटना है, मेरा सर्जरी होगा, सर्जरी 7 से 8 मिनट का काम है, टोटल 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट लगता है। लेकिन अगर वो पेशेंट वो उसको मतलब, क्योंकि हम लोग फुल बॉडी एनेस्थीसिया तो देते नहीं है, या तो आंखों के नीचे एक इंजेक्शन दे के हम लोग ऑपरेशन करते हैं, लेकिन आज के डेट में वो भी नहीं लगता है। फेको सर्जरी जो होता है वो हम ड्रॉप से करते हैं, उसके लिए भी कोई एनेस्थीसिया कुछ नहीं चाहिए होता है, कोई पट्टी नहीं लगता है। ऑपरेशन थिएटर में ही हम लोग काला चश्मा पहना के पेशेंट को छोड़ देते हैं। अगले 2 दिन में ही पेशेंट ऑल द डेली रूटीन एक्टिविटीज ही कैन डू। समवन कैन स्टार्ट, मान लीजिए जॉब जो करते हैं, बस स्विमिंग नहीं कर पाएंगे अगले 7 दिन तक। स्विमिंग विल नॉट बी अलाउड, क्योंकि वो गंदा पानी अगर आंखों में जाए तो एटलीस्ट इनिशियल 7 डेज थोड़ा प्रोटेक्शन मेंटेन करना चाहिए। और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्राओकुलर इन्फेक्शन इज ए वेरी डेडली थिंग, वो उससे आंखों की रोशनी जा सकती है लाइफ लॉन्ग, तो उसको मैनेज करना भी बहुत डिफिकल्ट काम होता है। तो वही है ऑपरेशन, मोतिया ऑपरेशन अभी एकदम पीस ऑफ केक ही है, कोई मेजर इश्यूज नहीं है उसमें। जितने भी लोग ये मिथ्स मान के चले कि मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगा, उम्र ही कितनी रह गई है, ऐसा नहीं है। आपको कम देखने से तकलीफ ये है कि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत मतलब मेजर वे में इम्पैक्टेड हो जाता है। यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। मतलब बाहर जाना है, शाम को नहीं निकल पाएंगे, अब नहीं दिखोगे तो कैसे निकलोगे। बट सर, लोगों में ये धारणा है या मिथ है, जैसे कि अगर हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं, उसमें पेन को लेके लोगों की धारणाएं हैं, या फिर सर्जरी से लोग डरते हैं, सर्जरी के नाम पे मतलब बहुत बड़ी चीज है सर्जरी करना, तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे उनको? देखिए, मोतियाबिंद सर्जरी में कोई पेन नहीं होता है, एकदम पेन नहीं होता है। बेसिकली अगर जो पेन पहले होता था उसमें इंजेक्शन डलता था आंखों में एनेस्थेटाइज करने के लिए। आंख को हम लोग आंखों के नीचे और ऊपर 2 जगह पे एनेस्थेटिक इंजेक्शन डालते थे, उसके बाद सर्जरी करते थे। लेकिन मैं जो पहले बोला कि आज के डेट में हम लोग जो एडवांस मशीन से सर्जरी करते हैं, उससे कोई इंजेक्शन कोई कुछ नहीं डलता है, सिर्फ ड्रॉप से आंखों को थोड़ा सा नम किया जाता है, उसी से ऑपरेशन होता है। पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता है, बस एक फीलिंग होता है कि मतलब somebody is touching me, इस टाइप का बस एक फील आता है।
पेन नहीं होता है, एकदम पेन नहीं होता है, आराम से ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन के 2 दिन के बाद ही पेशेंट नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड कर पाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ना तो पेन होता है, ना तो घबराहट होती है। और एक ये भी हम लोग ये भी सुनते हैं कि अगर ऑपरेशन के बाद ना दिखे, देखिए ये इसके बारे में ये मैं जब काउंसलिंग करता हूँ, मैं जब बोलता हूँ अपने हॉस्पिटल में जब पेशेंट को सर्जरी करने के लिए, दुनिया में ऐसा कोई सर्जरी नहीं है जो रिस्क फ्री है। ऐसा कोई सर्जरी भी नहीं है। आप बेसिक टू बेसिक एब्सेस ड्रेन करने के लिए जाए, उसमें भी थोड़ा सा रिस्क है, बट कैटरेक्ट सर्जरी को वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट सर्जरी बोला गया है। अब कोई सा भी गाइडलाइन चेक कर लो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट सर्जरी ऑन अर्थ। इट इज ऑलमोस्ट 99% सेफ। मैं तो बोलूंगा 1 आउट ऑफ 1000 जो प्रॉब्लम्स होते हैं, दैट इज 1 आउट ऑफ 1000 और 5 आउट ऑफ 1000 इस रेंज में है। पहले टाइम में मान लीजिए 100 में से 10 केसेस में प्रॉब्लम हो जाता है, आज 10 में से 99 में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 0.5 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, मैं बोला ना कि पहले कॉम्प्लिकेशन हुआ तो हम लोग लेंस नहीं डाल पाते थे। कोई इंजरी वाला केस हो गया या सर्जरी के टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया तो लेंस नहीं डाल। अभी आज के डेट में इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हम लोग कुछ भी कंडीशन हो, कैसे भी कंडीशन हो, लेंस डल जाएगा। अगर लेंस डल जाता है तो आराम से पेशेंट को दिखेगा। दूसरी बात यह है कि मशीनरीज अभी इतनी डेवलप्ड हो चुकी है, जब हम फेको सर्जरीज करते हैं, लेंस को जब इमल्सिफाई करते हैं, तो पहले क्या होता था ना, एनर्जी इतना डिसिपेट होता था कि आंखों के अंदर बहुत डैमेज होता था। अभी आजकल वो भी नहीं होता है। द मशीन्स आर सो गुड, इट टेक्स केयर वेरी नाइस केयर ऑफ योर आइज। तो सर्जरी में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवन एट एनी एज ग्रुप, इफ समबडी हैज हैविंग कैटरैक्ट्स, ही और शी हैज टू रिमूव इट। उसका कैटरैक्ट का कोई दूसरा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। एक सर्टेन टाइम तक चश्मे से आपका काम चल जाएगा, ग्लासेस पहन के कुछ दिन तक, कुछ साल तक, मे बी 1-2 साल तक आप चला सकते हो, लेकिन एक सर्टेन टाइम आएगा जब आपको ग्लासेस भी काम नहीं करेंगी, सर्जरी आपको करना ही पड़ेगा। तो बेटर है जब आप प्रॉपर टाइम रहे तो एग्जैक्ट टाइम पे कर लीजिए। जब मोतिया जब बढ़ता जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, तब प्रॉब्लम होगा। सर्जरी जो डॉक्टर सर्जरी करेंगे उनके लिए भी डिफिकल्ट होगा, जो पेशेंट है उनके लिए भी डिफिकल्ट होगा। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन में इट विल बी नॉर्मल, 2-3 दिन में आप एकदम नॉर्मल हो जाओगे। तो यही है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, कोई स्पेशल मैसेज आई को लेके? अभी 2 चीज मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जैसे डस्टी वेदर है, मैं एक लास्ट मैसेज ये देना चाहूंगा कि हाउ टू टेक केयर ऑफ योर आइज ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ये बहुत कॉमन चीज है। अभी डस्टी वेदर है, बहुत ज्यादा धूल पूरे शहर में, अगरतला में पूरे शहर में डस्ट है, धूल है, ऊपर से ये जो ठंडा जो हवा आता है वो भी खराब होता है। जो सन होता है उसमें यूवी रेज ज्यादा होते हैं इस टाइम पे। तो आप जब सनलाइट में निकलोगे तो ट्राई टू वेयर यूवी प्रोटेक्टेड सन ग्लासेस, ताकि सन ग्लासेस प्रोटेक्टेड रहे। कोई नॉर्मल ग्लासेस पहन के एटलीस्ट धूप में प्रोटेक्शन लो। टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, जितना पॉसिबल हो तो ज्यादा पानी पीजिए, हाइड्रेट कीजिए खुद को। वो स्किन भी अच्छा रहता है, साथ में आंखें भी अच्छी रहती है। ठीक है, वो आंखों में ड्राइनेस जो इस सीजन में सबसे मेन प्रॉब्लम है, ड्राइनेस ये वाले वेदर में। तो आप ज्यादा पानी पियेंगे, ड्राइनेस ठीक होगा। और अभी आजकल जो देखा जाता है, हम लोग मूवीज वगैरह रात को देखते हैं, वो कम लाइट्स में लाइट डिम करते हैं, मोबाइल्स पे देखते हैं या तो आईपैड्स में देखते हैं। वो भी बहुत ही खराब एक मान लीजिए सॉरी उसको क्या बोलते हैं, मैं फॉरगॉट, बहुत खराब इफेक्ट डालता है या फिर हाँ, दैट इज अ वेरी बैड हैबिट नॉट टू लुक विद इन। बहुत खराब आदत है। बहुत खराब आदत है। आप प्रॉपर लाइट में ही आईपैड वगैरह देखा कीजिए, नहीं तो उससे आंखों का में तकलीफ होगा, रेडिएशन ज्यादा फैलेगा, आंखें ड्राई होगी, विजन कम होता जाएगा। तो प्रॉपरली हाइड्रेट कीजिए खुद को। जरूरत पड़े तो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स मिलता है मार्केट में, वो यूज कीजिए। आंखों में पानी डालते रहिए और 20 मिनट से ज्यादा एक टाइम पे कंप्यूटर स्क्रीन को मत देखिए। मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, ऐसे रील्स देखते देखते 1-2 घंटा निकल जाता है,
वो बहुत ही बैड हैबिट है, वो मत कीजिए। एटलीस्ट 20 मिनट्स के बाद कोई भी काम कीजिए, आप बैंक में हो, आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हो, आप मीडिया पर्सनल हो, डू नॉट लुक इनटू योर मोबाइल और स्क्रीन मोर देन 20 मिनट्स एट ए स्ट्रेच। थैंक यू। थैंक यू सर, आप इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा किए। तो अभी तक आप सुन रहे थे डॉक्टर संदीप सरकार को, जिन्होंने बताया कि आंखों के लिए क्या क्या रीज़न होते हैं खराब होने के, और उसके समाधान भी उन्होंने अपने साथ साझा किए। तो ऐसी और विशेष महत्वपूर्ण बातों को लेकर हम आपके समक्ष जुड़े रहेंगे आगे भी। तब तक देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य संवाद। नमस्कार।